कानपुर हिंसा का पीएफआई कनेक्शन। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। पीएफआई एक ऐसा नाम हो चुका है हिंदुस्तान में, जिसका हिंदुस्तान में होने वाली कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा में उसका नाम आ ही जाता है। फिर चाहे सीएए हो या एनआरसी जैसे मुद्दे हो, या कानपुर की हिंसा हो, या और भी जो हिंदुस्तान में तमाम हिंसाएं हुई हैं या दंगे हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको पीएफआई का नाम मिल ही जाएगा। कानपुर हिंसा के बाद से ही पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और उसको दर्ज करने के बाद हर दिन गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अब इस मामले में पुलिस ने पीएफआई के 5 सदस्यों की पहचान की, जिसमें पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके नाम मोहम्मद नसीम, मोहम्मद उमर और फैजुल्लाह है। जांच में इन सदस्यों का संबंध हिंसा से जुड़ा हुआ पाया गया। पीएफआई के अन्य सदस्य भी शहर में मौजूद हो सकते हैं, यह आशंका जताई जा रही है। अब तक इस मामले में कुल 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मास्टरमाइंड कहे जाने वाले जफर हयात हाशमी को पहले ही पुलिस पकड़ चुकी है। अब जानकारी यह भी आ रही है कि इस हिंसा के पीछे पीएफआई के लिंक मिल रहे हैं। इससे जुड़े कुछ दस्तावेज भी मिल रहे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। ऐसे में इस मामले की जांच और भी गहनता से की जा रही है और आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले का, इस हिंसा का जो मास्टरमाइंड है जफर हाशमी, कानपुर हिंसा का पीएफआई कनेक्शन। पुलिस ने पीएफआई के 5 सदस्यों की पहचान की है। पीएफआई के 3 सदस्यों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके नाम है मोहम्मद नसीम, मोहम्मद उमर और सैफुल्लाह। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में इन सदस्यों का संबंध हिंसा से जुड़ा हुआ पाया गया। पीएफआई के अन्य सदस्य शहर में मौजूद हो सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस हिंसा का जो मास्टरमाइंड है जफर हाशमी, उसकी पत्नी भी इस हिंसा में शामिल बताई जा रही है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि वो जफर के हर काम में साथ रहती है। कुछ यूट्यूब चैनल्स भी चलाती हैं जिन पर सूचनाओं को प्रसारित करती हैं। और ऐसे में ही जफर हयात हाशमी की पत्नी ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की थी। अब ऐसे में सवाल ये कि कौन है जो अपनों के बीच में नफरत घोल रहा है, जिसने कानपुर को जलाने की कोशिश की। क्या वो जफर है या जफर के ऊपर भी उसके तमाम आका हैं, या यूं कहा जाए कि जफर सिर्फ एक मोहरा, जबकि असली जिम्मेदार इन सब का कोई और है। सवाल तमाम है। और इसी के साथ पीएफआई को बीच में कुछ दिन पहले बैन भी कर दिया गया था, लेकिन फिर से अब इससे बैन हटा लिया गया और देश के तमाम राज्यों तक ये फैला हुआ है। ये हिंदुस्तान का मुस्लिम का सबसे बड़ा संगठन के तौर पर जाना जाता है पीएफआई। आपको बता दें कि ज्ञानवापी को लेकर देवबंद में भी पीएफआई ने की तरफ से भी बयान आया था। और जब देवबंद में एक संगठन के द्वारा सारे मुसलमानों को इकट्ठा किया गया था, उस समय पर भी बयान आया था। लगातार पीएफआई अपने कदम इसकी तरफ बढ़ा रहा है। और इस खबर पर जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आरबी उपाध्याय जुड़ गए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरबी उपाध्याय जी, पीएफआई एक ऐसा नाम है जो हिंदुस्तान में कहीं पर भी दंगे या हिंसा होती है तो इसका नाम जरूर आता है, और अब कानपुर हिंसा में भी आ गया। देखिए, एक कट्टर संगठन है और आप देखेंगे कि चाहे हो या दूसरे कोई भी एक समुदाय विशेष के संगठन हो, इनके स्लीपर्स है हर जगह जहां ये समुदाय बहुतायात में है मिलेंगे। अभी जैसे कानपुर में इंक्वायरी हो रही है
किसी भी शहर में अगर इंक्वायरी कराई जाए तो हर जगह आपको पीएफआई के सदस्य, सक्रिय सदस्य मिल जाएंगे और उन्हीं सदस्यों के बल पर पीएफआई जो भी कार्रवाइयां होती हैं उन सबको अंजाम देता है। कानपुर सोची समझी साजिश के तहत आप देखिए पूरी तैयारी के साथ घटना को अंजाम दिया गया। और तो और देखिए उस दिन वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के होते हुए सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा व्यवस्था पूरी चौकस और चौकन्ना होती है। उसके बावजूद अगर ये घटना घट जाती तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कहीं न कहीं हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर या खुफिया एजेंसियों पर भी लगता है। बिल्कुल प्रदीप जी जिस तरह से अभी उपाध्याय जी बता रहे थे और वो कह रहे हैं कि अगर ये घटना होती है तो कहीं ना कहीं सवाल हर किसी पर उठते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर भी उठते हैं। प्रदीप जी आधार पे कहीं उनको बैकफायर न कर जाए तो वो बहुत ही सोच समझ करके इनपुट को कंक्लूजन पे पहुंचती हैं। अब जैसा कि आदरणीय उपाध्याय जी ने बताया कि देखिए ये हर शहर में है। अभी रिसेंट रो में बताया जाए तो एक नई अल कायदा पैदा हुई है अभी रिसेंटली 2014 में, और वो जो है पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश के है, जिन्होंने अभी रिसेंट जो अभी खबर बनी हुई है उस पर वो मतलब देखिए क्या है, 2 साल कोविड बीत गया, तब इन लोगों का कोई अता पता नहीं था, कोई किसी को कितनी भी गाली दे ले, किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि खाने के लाले पड़े हुए थे। जैसे ही अटना शुरू हुआ इनको, ये अपनी खुराफाती एक्टिविटीज में आ जाते हैं। जहां तक रही कानपुर की बात, तो एक बात बड़ी स्पष्ट और साफ हो गई है इस घटना के बाद से कि यह बहुत ही चतुर और बहुत ही जिसको बोलते हैं हीनियस क्रिमिनल्स हैं इस टोली में, जो कि बड़ी शातिराना तरीके से ये काम करते हैं। अब देखिए सुरक्षा एजेंसियां जो है मैक्सिमम अपने जो है नागरिकों को, और भारत सरकार या कोई भी सरकारी एजेंसी किसी में भेद विभेद नहीं करती अनलेस एंड अनटिल वो वेरीफाइड और पकड़ा ना जाए। तो पकड़ा जाता है तो न्याय की मांग होती है, तो फिर दूसरे जो है विपक्षी दल उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। तो देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि विपक्षी दल अपनी भूमिका को बनाए रखने के लिए, अपनी व्यवहारिकता को पन्ने में रहने के लिए कभी कभी इस देश विरोधी शक्तियों का साथ दे देते हैं। और कानपुर का जो रिसेंट बात है इसका सीधा सीधा उदाहरण है। कोई न कोई अनर्गल तर्क वितर्क खोज करके ध्यान भटकाने का काम होता रहता है। और पीएफआई अभी से नहीं, काफी समय से इस रूप में है। अब बताइए ये ऐसी मूर्खता पूर्वक मांगे करते हैं कि आपको न्याय संगत तरीके से पेश आना चाहिए। जब कानपुर में जो है दंगाइयों से जब निपटा जा रहा है तो इनकी मांग है कि उनको न्यायिक प्रक्रिया में ले आकर के उनसे निपटना चाहिए। भैया तुम पत्थर फेंकते हो, तुम पेट्रोल पंप फेंकते हो, तो तुमको भी क्या कैसे कहेंगे, तुमसे भी न्यायिक प्रक्रिया में हम कैसे पेश आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो स्लीपर सेल्स हैं ये बड़ी नटोरियस हैं। जब तक पकड़ी नहीं गई है तब तक ये अपनी ब्रांडिंग करने चली जाती है, और जब ये पकड़ी जाती हैं तो उसके बाद जो है देश का विपक्ष की कुछ पार्टियां उनके सपोर्ट में आ जाती हैं। ये हमारे देश की सबसे और समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। इससे बैन हटा लिया गया, जबकि इसकी संलिप्तता इस तरह से देखी जाती है। आतंकवादियों के साथ भी इसके संपर्क है, इस बात का खुलासा भी हो चुका है मेरे से। जी उपाध्याय जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बताएं, दोबारा रिपीट करें। हाँ उपाध्याय जी, मेरा सवाल यह है कि आखिर पीएफआई पर जब बैन पहले लगा दिया गया था फिर यह बैन क्यों हटाया गया, जबकि इसकी संलिप्तता हर जगह पर इस तरह से देखी जाती है। हिंसा के मामले में हर जगह इसका नाम आता है, कई जगह आतंकवादी संगठनों के साथ भी इसके सदस्यों के तार जुड़े हुए हैं, वो उसका हिस्सा रहे हैं। ये इन बातों का खुलासा भी हो चुका है। देखिए प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है क्योंकि आप पहली बात तो बैन लगाने में हिचकिचाते हैं और बैन लगाते तो उसे हटा भी देते हैं। क्या पैरामीटर है? कोई पैरामीटर तो होना चाहिए। और तो और आप देखेंगे अपनी प्रवक्ता को इसलिए हटा देते हैं कि विदेशी दबाव होता है, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। तो विदेशी दबाव की वजह से बैन हटाते हैं या बैन लगाते हैं, या हमारी आंतरिक व्यवस्था के तहत लगाते हैं, और आंतरिक व्यवस्था के तहत लगाते हैं तो फिर उसे हटा कैसे दिया जाता है? अजीब विडंबना है कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ कानपुर हिंसा में एक वर्ग विशेष के लोग कहते हैं बाहर के लोग आए। अरे बाहर कहाँ से आ गए? भी पाकिस्तान से आ गए, अमेरिका से आ गए।
सब वही लोकल लोग थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे, बम फेंक रहे थे, जो भी हिंसा कर रहे थे वहीं के लोकल बासिंदे थे। लेकिन छुपने और छुपाने का एक अजीबोगरीब नुस्खा निकाल लिया गया है कि बाहर से लोग आए, हम तो पहचानते नहीं, पता नहीं कौन लोग थे। यानी ये नहीं बताते कि भी अमुक अमुक व्यक्ति ने और इस तरह की हिंसा का माहौल बनाया और हम निर्दोष हैं। देखिए, सारे मुस्लिम उसमें दोषी नहीं है जी। लेकिन वो इस बात के दोषी हैं कि वो सच्चाई बोलने में डरते क्यों हैं। उन्हें बताना चाहिए कि भाई ये लोग थे जी। और इन लोगों ने उकसाया, इन लोगों ने ये सब कुछ कृत्य किया है, हमें अननेसेसरी उसमें घसीटा जा रहा है। जबकि होता यही है। जम्मू कश्मीर में भी कह दिया जाता है कि बाहर के मिलिटेंट आते हैं। अरे बाहर के मिलिटेंट कहां से आ जाएं अगर लोकल सपोर्ट नहीं होगा। बिल्कुल। तो बाहर से एक दो आदमी आके क्या इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देगा? ये चिंता का विषय है और मैं समझता हूं प्रशासन ने सही समय पर सही कदम उठाते हुए जो जान माल का नुकसान है वो नहीं होने दिया। तो योगी जी का प्रशासन इस बात के लिए भी धन्यवाद का पात्र है। लेकिन और मुस्तैद होने की जरूरत है। जितनी घटना घट चुकी है उतनी भी नहीं घटनी चाहिए थी। देखिए, उस माहौल में जहां हजारों की भीड़ हो और कुछ लोगों के ऊपर या कुछ जो उस इलाके में लोग रहते हैं उनके घरों के ऊपर पत्थर बरसाए जाएं, बम फेंके जाएं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठता है कि भी जान माल की सुरक्षा सरकार का दायित्व है। और सरकार अगर मुस्तैद होती तो मैं समझता हूं कि जो पत्थर के जो भी घटनाएं घटी उनको रोका जा सकता। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल पूरा प्रशासन हाँ। माननीय राष्ट्रपति जी की सुरक्षा में लगा हुआ था। तो इन लोगों को भी पता था कि राष्ट्रपति हैं और पूरा पुलिस फोर्स और जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं सब वहां पर व्यस्त हैं। तो ऐसे में कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। और देखिए, पूरा सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को इकट्ठा करना, पोस्टर लगवाना, लोगों को वहां बुलाना, भड़काना। बिल्कुल उपाध्याय जी, अब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जावेद खान भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनको भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में। जावेद जी, पीएफआई का नाम हमेशा आता है, आप कोई सी भी घटना उठाकर देख लीजिए, पीएफआई का नाम सबसे पहले आ जाता है। देखिए राणा साहब जी, ये सब हमारे लिए चिंता का विषय है। हिंसा, पत्थरबाजी, तलवारबाजी, बमबाजी, इसका कोई सब समाज जो है कभी भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता और ना ये स्वीकार करने योग्य है। जो निंदनीय है वो निंदनीय है। तो जावेद जी, काजी जी ने जो कल बयान दिया उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ये किसने क्या बयान दिया, मैं आप पीएफआई पूछा और काजी साहब, मैं दोनों पे बता देता हूँ। देखिए, ये जो एक ट्रेंड चल गया है, मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ ना, ये घटना की पृष्ठभूमि क्या है अब उस पर चर्चा की आवश्यकता रह गई है। देखिए, ये काम सरकार का है, ये काम हमारा तो नहीं है ना, हम सरकार को रोक रहे हैं। मैंने देखा झारखंड में प्रतिबंध लगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वो प्रतिबंध समाप्त हो गया। केरल में बना संगठन, कर्नाटक में उसका पंजीकरण होता है 2006 में। और हर घटना के बाद लगातार सरकार और एजेंसियां यही कहती रही है कि इसके पीछे इनका हाथ है। अगर उनका हाथ है, उनके हाथ इतने मजबूत हैं, तो हम क्यों मौका दे रहे हैं? हम क्यों नहीं उस पर प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं? हम केवल बयानबाजी क्यों करते हैं? हमें बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। देश हमारे लिए सर्वोच्च है, देश के प्रति। हाँ, नहीं, इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, काजी जी ने जो बयान दिया उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, वो एक मैंने उनका बयान थोड़ा बहुत सुना है जो कट कट के आया है। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर बुलडोजर चलने की कार्रवाई होती है तो फिर सिर पे कफन बांधकर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, अगर उन्होंने मैं उनका कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ ना, मैं उनकी बात को कर रहा हूँ, लेकिन जो नहीं जावेद जी, सवाल ऐसे में यह है कि जो कानपुर में हिंसा फैलाते हैं उनके समर्थन में काजी जी क्यों उतर रहे हैं? आखिर उन्हें शय क्यों दी जा रही है? नहीं, देखिए, कितने आलिमों के साथ मिसबिहेव भी किया, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया जब वो लोग शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे। आज आरोप भी लग रहे हैं कि ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ये बेगुनाह लोगों को पकड़वाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके की बातें आती रहती हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, लेकिन जावेद जी, दोनों बातों में फर्क है।
नहीं, कोई फर्क नहीं। आप मेरी राणा साहब बात समझ लीजिए। देखिए, कट्टरपंथी ताकतें, कट्टरवाद, ये किसी भी सूरत से देश के लिए, देश के हित में नहीं है। बिल्कुल, तो यही अगर, मेरा सवाल था। ठीक, मैं वही कह रहा हूँ कि ये किसी कीमत पर, देखिए बिल्कुल। राणा साहब, हम आपका सम्मान करेंगे, निश्चित रूप से आप हमारा सम्मान करेंगे। बिल्कुल। मैंने आपके चैनल पर ही पिछले 5 वर्षों में 60 से अधिक मौकों पर कहा है कि अगर किसी भी देवी देवता आराध्य का अगर कोई हमारे समुदाय का व्यक्ति अपमान करता है तो उसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन परिस्थितियां क्या हैं? हम लोग भारत के रहने वाले हैं, हम कोई तालिबानी मानसिकता के लोग नहीं हैं। लेकिन ठीक है, सरकार ठीक को है, भी ठीक है, चाहिए ठीक है, कि एक कदम ठीक है, आगे बढ़कर ठीक इन है। चीजों पर वो लगातार प्रयास करे। मुझे अच्छा लगा कि कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने 38 जो हेट स्पीच के उनके एक्सपर्ट है उनकी क्लास भी लगाई है 25-26 बिल्कुल, लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें सख्त आदेश भी दे दिए गए। ठीक है प्रदीप जी, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी, आखिर इस पीएफआई पर सरकार बैन क्यों नहीं लगा देती? देखिए, अभी भाई साहब बता रहे थे वो सारी बातें कि देखिए, झारखंड में जब हमारी सरकार थी तो बैन लगा और उसके बाद जैसे ही विपरीत सरकार आई तो उसका बैन हटा लिया गया। मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं, पिछले नहीं, केंद्र में तो आपकी सरकार है ना, आप पूरे देश में लगा दीजिए। सरकार ने नहीं हटाया, वो कोर्ट ने हटाया। प्रदीप जी, जी देखिए, जो जांच एजेंसीज हैं या जो सरकार का दायित्व है, अगर कोई व्यक्ति बहुसंख्या में लोकतांत्रिक होने का भ्रम फेंकता हो और पालता हो, उसके बाद जब तक कोई ठोस सबूत नहीं आ जाए, देखिए क्या होता है कि एजेंसीज के पास जो इनपुट आता है उसके आधार पर वो सबसे पहले बचाने का काम करती है। एजेंसीज किसी को फंसाने का काम नहीं करती हैं। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सिमी पे बैन लगा था, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सिमी पे बैन लगा था, उसी प्रकार से देखिए उत्तर प्रदेश में लगा। राज्य है, केंद्र सरकार इसमें जल्दी एक निर्णय में आएगी और चूंकि परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। और एक बात मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा कि ये जो है पैगंबर साहब पे जो लेकर के जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बवाल मचा है, उसका बहुत कुछ लेना देना आर्थिक नीतियों से भी है। मैं केवल इशारा कर रहा हूँ जिसको समझा जा सकता है। बहुत कुछ बोलना, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेटमेंट हमारी पार्टी का आया उसमें एक बात बड़ी क्लियर लगी थी कि जो बहु वर्षों से यहाँ पे हमारी संस्कृति सभ्यताएं पल रही हैं, उनके आराध्यों पे किसी प्रकार का अपमान हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती और ना ही इसका किसी का समर्थन करती है। और उसी अनुरूप हमने कार्रवाई भी की और उसका जो है अभी आप प्रतिफल देख ही रहे हैं। अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश में पदाधिकारी थे उन पे भी सख्त कार्रवाई हुई, खाली निष्कासन ही नहीं हुआ, उन पे केस भी दर्ज हुआ है। अब उसको देख करके आप एक कंक्लूजन पे निकल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है, जब हम किसी बात का पक्षपात नहीं करते हैं, जो लोग दंड के भागी हैं उनको दंड देने के लिए तो पीएफआई बहुत दिन तक नहीं बच पाएगी इस तरह से। लेकिन अभी शुरुआत में उपाध्याय जी ने बताया कि देखिए ये स्लीपर सेल्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करना, ये अभी बने रहते हैं समाजवादी पार्टी के, कभी बने रहते हैं कांग्रेस के, कभी प्रियंका गांधी जी के करीबी होते हैं, बाद में पता चलता है ये तो पीएफआई के भी समर्थक हैं। तो उनपे अगर कांग्रेस का नेता होकर के उनपे अगर कोई कार्रवाई होती है तो कांग्रेस खड़ी हो जाती है, समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाती है, अन्य पार्टियां खड़ी हो जाती है, कह रही है तो हमारे कार्यकर्ताओं पे है। तो इस बात का निर्णय जब कॉन्क्रीट तरीके हो जाता है तभी सरकार कोई निर्णय लेती है, उन पे कार्रवाई करती है। लेकिन अब बताइए, कोई आता है अचानक से भीड़ में निकला हुआ, देखने में सामान्य भारतवासी लगता है और पता लगा कि वो तो जी भाई अशांति समर्थक है, तो उस निर्णय पे पहुंच करके सरकार त्वरित कार्रवाई करके अपने जो है ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहते। ऐसा कोई प्रदीप जी, बात सिर्फ किसी एक पर कार्रवाई की नहीं है, मैं तो पूरे संगठन के बैन की बात कर रहा हूं। देखिए, हमारी जो सरकार है केंद्र में, आपके 8 साल पूरे हो गए केंद्र सरकार को, एक ये फैसला भी जुड़ जाता उसी में उपलब्धि के तौर पर। समय बहुत ही करीब है और ये जुड़ जाएगा। बिल्कुल। आरपी उपाध्याय जी, किस तरह से इस पूरी घटना को समझा जाए, जिस तरह से कानपुर में हुई और उसके बाद पीएफआई का नाम सामने आया, 54 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 5 पीएफआई के लोगों की पहचान हो गई है, 3 की गिरफ्तारी हो गई है। देखिए दिक्कत क्या है राणा जी, मैं देख रहा हूं कि जैसे अभी हमारे बीजेपी के मित्र बोल रहे हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी, अरे भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने थोड़ा बयान दिया था नूपुर शर्मा ने दिया था और नूपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई होती है।
मैं बिल्कुल जावेद जी की बात से सहमत हूँ कि देखिए सम्मान है, मैं आपका सम्मान करूंगा, आप मेरा सम्मान करें। ये नहीं हो सकता कि मैं तो आपका सम्मान करता रहा और आप मेरा अपमान करते। दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी है। बेगुनाह लोगों को पकड़वाने, अरे बेगुनाह कौन है, कौन गुनाहगार है, ये कौन तय करेगा? ये संवैधानिक संस्थाएं तय करेंगी, मैं नहीं तय करूंगा, आप नहीं तय करेंगे। लेकिन जो जावेद जी की बात है, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ और ऐसे लोगों को आगे आकर कहीं न कहीं जो अपना दायित्व जो है वो निभाना चाहिए। अनर्गल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अनर्गल बयानबाजी से संबंध खराब होते हैं। और देखिए, ये अगर समाज कमजोर होगा, देश कमजोर होगा, और देश कमजोर होगा तो हम किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, किस तरीके से हम तरक्की कर पाएंगे? आज भारत जिस मुकाम पर है, अगर वो इसी मंदिर मस्जिद के झगड़े में लगा रहता जिस तरह पाकिस्तान लगा रहा, तो मैं समझता हूँ न तो स्टील के प्लांट लगाने की जरूरत थी और न बिजली घर लगाने की जरूरत थी। फिर तो बस क्या हाल होता, बिल्कुल, वो शब्दों में बयान नहीं किया जाता। देखिए, इस समय सबका फोकस एक ही होना चाहिए कि भी किसी भी तरीके से आपसी भाईचारे को बढ़ाते हुए देश को प्रगति की ओर ले जाए, आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाए। और जब आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, तो को मिलेगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, सबको मिलेगा और सबका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। हमारे आगे आने वाली भावी पीढ़ियां इस पर एक गर्व करेंगी कि हाँ, हम एक विकसित देश के नागरिक हैं। और इस तरीके से टांग खिंचा, देखिए राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करेंगे, इससे कोई गुरेज नहीं, लेकिन सब नहीं भी करेंगे तो फिर राजनीति का मतलब क्या होगा इनके लिए? लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर राजनीति नहीं होती। देश हित सर्वोपरि होता है और देश हित को अगर सर्वोपरि रखेंगे तो जो सरकारें हैं वो अपना काम करें और जो विपक्ष है, जो दायित्व जनता ने जिसको सौंपा है, वो अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करे, तो वो लोकतंत्र मजबूत होता है और देश मजबूत होता है और देश आगे बढ़ता है, बजाय एक दूसरे की टांग खिंचाई। जावेद जी, जो गलत है, बिल्कुल जावेद जो जी, गलत है उसकी निंदा करिए। बिल्कुल जावेद जी, ऐसे में एक सवाल ये है कि अगर एक तरफ जिस तरह से नूपुर शर्मा ने भी कहा कि लगातार शिवलिंग का अपमान किया जा रहा था, इसलिए उनकी जुबान से ये चीजें निकल गई हैं, मैं अपने शब्द वापस लेती हूं, उन्होंने माफी भी मांग ली, पार्टी ने कार्रवाई भी कर दी, उसके बाद भी ये विवाद रुक क्यों नहीं रहा है? देखिए राणा साहब, बहुत अब इसमें क्या कहा जाए। नूपुर शर्मा जी बहुत पढ़ी लिखी हैं, LLM भी किया है उन्होंने, और वो एक सभ्य महिला रही हैं। बहुत सी डिबेट पे मैं भी बैठा हूं उनके साथ। अगर किसी ने प्रवोक किया तो क्या कोई हमको उकसाने की कोशिश करे तो क्या हम उसी की भाषा में बात करना शुरू कर देंगे? नहीं तो जावेद जी, फिर दोनों तरफ से सवाल उठने चाहिए ना कि अगर कोई शिवलिंग का अपमान कर रहा है तो उसके विरोध में क्यों नहीं खड़े हो रहे लोग? राणा जी, आप मेरी डिबेट देखिएगा। मैं कभी इस मानसिकता का, मैं क्या, मेरा परिवार नहीं रहा है और हम लोग प्रयास करते हैं कि कभी भी किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं एक बड़े टीवी चैनल पे था जो अपने आप को बताते हैं, और बहुत बड़े एंकर जो अपने आप को बताते थे, उन्होंने जब ज्ञानवापी में पूरा सर्वे चल रहा था और जब शिवलिंग मिला तो उन्होंने कहा कथित शिवलिंग। तो मैंने इस शब्द पे भी आपत्ति व्यक्त की थी कि देखिए, वो आस्था का विषय है, कौन लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। कथित शब्द का आपने जो उपयोग किया है, ये इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। खेद व्यक्त करने से काम नहीं चलता। तो ये देखिए, ये जो पिछले कुछ समय से राजनीति की दशा और दिशा को बदलने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया। ठीक है, उनके विरुद्ध FIR भी हुई। अगर सरकार भी थोड़ा सा बढ़ जाती तो इन आतताइयों को, उपद्रवियों को, ऐसे अराजक तत्वों को ये मौका नहीं मिलता। हम लोग तो बार बार कह रहे थे, आज जो अभी प्रदीप जी कह रहे थे, आर्थिक देखिए हम शर्मसार हुए। देखिए, जब भारत के खिलाफ कोई बात होती है तो उसमें हिंदू या मुसलमान नहीं, उसमें के राणा जी भी होंगे, आदरणीय उपाध्याय जी भी होंगे, प्रदीप जी भी होंगे। हम, हमारे परिवार के लोग जब
धार्मिक यात्राओं पर जब विदेश जाते हैं, चाहे वो बगदाद जाएं या सऊदी अरब जाएं, तो मालूम है हमें क्या कहा जाता है। हमें कोई वहां पर इस नाम से नहीं बुलाता कि ये मुसलमान आए हैं इंडिया से, हम हिंदी के नाम से पुकारे जाते हैं, ये हिंदी लोग हैं। ठीक ठीक, लेकिन यहाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जावेद जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी, और आरपी उपाध्याय जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कानपुर में भी कनेक्शन निकल गया है पीएफआई का। कानपुर में जो हिंसा हुई थी, हिंदुस्तान में कहीं पर भी हिंसा हो तो सबसे पहले पीएफआई का नाम सामने आ जाता है। अब सवाल ऐसे में यही है कि अगर इस पर पहले से बैन था तो इसका बैन हटाया क्यों गया, और सरकार इस पर फिर से बैन क्यों नहीं लगा देती है। अगर इसके सदस्यों के तार आतंकवादी संगठनों तक से मिले हुए नजर आते हैं, तो इस बात के खुलासे भी हो चुके हैं, इस बात के सबूत भी मिल चुके हैं, तो फिर सरकार इंतजार किस बात का कर रही है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।